हाँ जी, अ वेरी वार्म वेलकम मेरे बच्चे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हाल है। तो दोस्त, हाल तो अच्छे नहीं है देखो, क्योंकि मेरे यहाँ पे हो चुका है कंटेनमेंट जोन और मेरे छत वाला पंखा बंद हो चुका है। भगवान जाने इसको क्या हुआ, ये पंखा बंद हो चुका है। मुझे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है इस पंखे में। और एक और बात बताऊं, यहाँ का एसी भी खराब हो गया, तो डबल इफेक्ट आया मेरे पास। मुझे पे इफेक्ट कर दिया कोरोना ने, तो सब पे, पूरे इंडिया पे इफेक्ट किया है। इस गर्मी ने ना गोलियां बरसा दी, डिश क्या हूं, और मैं पसीने से बेहाल हूं। चलो, आज हम लोग आपके साथ एक नया मुद्दा डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालेंगे दोस्त, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक बच्चा कह रहा है कि आपके घर पे क्या टिड्डियों ने भी हमला कर दिया है? अभी तक तो नहीं किया दोस्त, शुक्र मना रहा हूं, अभी तक तो नहीं किया, पर भगवान जाने आगे क्या हो सकता है। ये 2019 को बड़ा खतरनाक ईयर है। मैं तो बड़ा डरा बैठा हूं, मैं तो सोच रहा हूं कब ये खत्म हो। ठीक है दोस्त, तो अब मेरी बात सुनना। देखो आप, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखो मेरे बच्चे, ये जो कॉन्सेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, ये बड़ा ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंट्स में। ये अकाउंट्स में एक स्पेशली डिजाइंड कॉन्सेप्ट है फॉर एनपीओ चैप्टर ओनली। ये कॉन्सेप्ट एनपीओ के बाद किसी काम का नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट इज स्पेशली फॉर एनपीओ। आप कोई भी हाई लेवल के अकाउंट्स पढ़ लो, आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, जो कि इंटरनेशनली फॉलोड होते हैं, कहीं भी ये कॉन्सेप्ट का जिक्र नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट स्पेशली है एनपीओ चैप्टर के लिए। तो ये चैप्टर बस आप एनपीओ में ही पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, और उसके बाद कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये होता क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग आखिरकार। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझाने के लिए मुझे आपके साथ एक क्वेश्चन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो मैं ना एक क्वेश्चन आपको सिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ निगाह डालना दोस्त। कहता है बिल्डिंग फंड रिसीव्ड 10 लाख रुपए, और कहता है बिल्डिंग परचेज्ड 10 लाख रुपए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था जर्नल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या फर्क है। क्या आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपने पढ़ा था? जल्दी से बताओ, क्या ईमानदारी से आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा था? तो पीयूष कह रहा है मैंने पढ़ा था, रजनी कह रही है मैंने पढ़ा था, नालायक अभिषेक कह रहा मैंने नहीं पढ़ा, संतोष कह रहा मैं भूल चुका हूं, गर्गी कह रही है मैंने पढ़ लिया, और मानसी कह रही है मैंने पढ़ लिया, रोहित ने पढ़ लिया, आयुष आई एम एब्सेंट। ओ माय गॉड, तो बड़े सारे बच्चे ऐसे भी हैं दोस्त जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। बड़ी गलत बात है, देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा दोस्त। तो मुझे आपको ना एक बार फिर से, बच्चे कह रहे कल वाली वीडियो वो फिर से दिखाओ। अब वो वाली वीडियो पता नहीं चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, मैं पूछता हूं। वो कल वाली जो वीडियो चल पाएगी, वो वाला पार्ट अभी दोबारा? हाँ, अच्छा चलो चलाओ बच्चों के लिए। तो दोस्त, हमने जो कल आपको ना एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था कि व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन और व्हाट इज जर्नल डोनेशन, तो मैं वो चलवा रहा हूं, पहले आप उसको देखो, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो जल्दी से पहले उसको देखो। तो मेरे बच्चे देखो, ये मैं एक मैम को ले आया। पहले केस में हमने क्या किया था, फोर्थ वाले केस में हमने क्या किया था, ये देखो मैम, ये चेक पकड़िया। मैम आइए ना स्क्रीन में देखिए, मैम ने हमें डोनेशन दी। मैम डोनेशन दो, ये डोनेशन दो। मैम ने हमें पहले चौथे वाले केस में डोनेशन दी थी। दो ना मैम, दो छोड़ दो। मैम ने हमें डोनेशन दे दी थी। कितने रुपए की दी थी? 50,000 रुपए की। मैम जा कहां रहे हो, एक सेकंड इधर आओ मैम, अभी तो आपका खेल शुरू हुआ है। 50,000 की मैम ने मुझे डोनेशन दी थी और कुछ नहीं बोला था। मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको
एक तो रिसिप्ट और पेमेंट में डाल दिया था और इसको अपनी इनकम दिखा दिया था, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो ये लो मैम, मैम मुझे डोनेशन तो दे रही हैं, देखो देखो छोड़ नहीं रही मैम, देखो मैम आओ ना आगे, मैम मुझे छोड़ नहीं रही, ये देखो मैम, छोड़ो ना इसको, छोड़ो ना मैम, डोनेशन नहीं छोड़ रही, डोनेशन नहीं छोड़ रही, अब छोड़ दी। मैम ने पता है क्या कहा, कह रही ये पैसे तो मैं दे रही हूं, पर इस पैसे के साथ एक शर्त भी लगा रही है मैडम, पैसे तो दे रही हैं लेकिन एक शर्त भी लगा रही हैं। क्या शर्त लगाई है मैम ने, मैम आओ, कहां चले जाते हो, आओ बच्चों को दिखाओ ना, तभी तो समझ आएगा। मैम ने एक शर्त लगा दी, क्या शर्त लगा दी, मैम ने कहा कि ये पैसे से आप केवल बिल्डिंग खरीदेंगे। ओ माय गॉड, पहले वाले केस में मैम ने कोई शर्त नहीं लगाई थी, अब मैम ने पैसे तो दिए पर शर्तिया पैसे दिए, इस पैसे के साथ एक शर्त भी जोड़ दी कि मैं पैसे तो दे रही हूं लेकिन इस पैसे से बिल्डिंग ही खरीदनी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस पैसे से केवल भगवान की मूर्ति खरीदनी है, इस पैसे से आप केवल ये काम कराओगे। तो ये होते हैं डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मैम ने डोनेशन तो दी पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, ये लीजिए। तो मैम ने डोनेशन तो दी पर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो मेरे बच्चे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो अगर मैं कहूं, एक होती है डोनेशन, दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस क्या ट्रीटमेंट होता है, देखो जनरल डोनेशन कुछ नहीं है, इसमें नो शर्त, यहां मैं लिख दूं बिना शर्त की, बिना मुंह माया डोनेशन, बिना मोह माया डोनेशन, इसमें कोई शर्त ही नहीं है, कोई मोह माया ही नहीं है। ये क्या है, मोह माया डोनेशन, मोह माया डोनेशन। अच्छा, इसका क्या होगा, एक तो पहले रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाती है टू डोनेशन, और दूसरा हम इसको अपनी इनकम मानते हैं, इसलिए ये क्या हो जाती है, डोनेशन अकाउंट डेबिट, और इसको हम इनकम मानते हुए इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस में देखो क्या होता है, यहां पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि पैसे दिए हैं मैडम ने, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा टू डोनेशन। तो पहली एंट्री तो सेम है, लेकिन दूसरी एंट्री में दिक्कत है, ये पैसे हम इनकम नहीं मान सकते मेरे बच्चे। क्यों, क्योंकि ये मेरी चिंता है एक, है ना सर। देखो मैम ने डोनेशन तो दी, पर ये क्या है, ये डोनेशन से मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग में अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। ओ माय गॉड, ये चंदा तो आया, लेकिन चंदा एक शर्त के साथ आया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये इनकम नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेशन डाल दी मैडम ने मेरे पे, एक ऑब्लिगेशन डाल दी मैडम ने कि आपको इस डोनेशन से बिल्डिंग खरीदनी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सर ये कहां जाती है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये मेरी लाइबिलिटी है। ओ माय गॉड, ये मेरी लाइबिलिटी है, बोझ आ गया सर पे बच्चे, बोझ कि बिल्डिंग खरीद के देनी है इनको। तो मेरे बच्चे, क्या आपको अब ये बात क्लियर हो गई कि जर्नल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या दिक्कत आती है। सब कह रहे हैं डन डनाडन सर, वेरी वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, मुझे बात बताना, अगर जर्नल डोनेशन का केस है, मुझे जर्नल डोनेशन मिली 1 लाख रुपए की, तो क्या मैं उसको कह सकता हूं कि मेरे बैंक में पैसे आए 1 लाख रुपए,
और ये 1 लाख रुपए मेरा फायदा है, ये 1 लाख रुपए मेरा फायदा है, और उसको मैं कहां डाल देता हूं? मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या जर्नल डोनेशन मेरी इनकम होती है? हां, जर्नल डोनेशन मेरी इनकम होती है। स्पेसिफिक डोनेशन मेरी इनकम नहीं होती। स्पेसिफिक डोनेशन मेरी इनकम नहीं होती। बच्चे कह रहे क्यों नहीं होती सर ये इनकम? ये इसलिए नहीं होती क्योंकि बैंक में सामने वाले ने पैसे तो डलवाए, लेकिन एक शर्त लगा दी, एक शर्त लगा दी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको बिल्डिंग फंड रिसीव्ड हुआ 10 लाख रुपए का। इसका मतलब किसी व्यक्ति ने मुझे 10 लाख रुपए दिए। ये चेक है बेटा, ये चेक। इस चेक से मुझे 10 लाख रुपए का कोई मुझे चेक देके गया है, कहता है कि इस चेक से ना केवल बिल्डिंग खरीदनी है। मैंने कहा भाई साहब ओके, मैं इस चेक से बिल्डिंग खरीदूंगा। अब ये पैसे तो आ गए 10 लाख, ये 10 लाख मेरे पास तो आ गए, पर इस 10 लाख के साथ साथ मुझे बात बताओ, ये 10 लाख तो आ गए, पर क्या मैं कहूं ये 10 लाख अपने साथ एक चिंता भी लेके आ गए? टू चिंता अकाउंट। ओ माय गॉड, ये 10 लाख अपने साथ एक चिंता भी लेके आ गए। क्या बोलो हां कि ना? भाई साहब एक व्यक्ति मुझे 10 लाख रुपए दे गया, बहुत अच्छी बात है, मेरा फायदा है, लेकिन क्या एक टेंशन भी दे गया, एक चिंता भी दे गया कि इस पैसे का यूज मुझे बिल्डिंग खरीदनी है। ये चिंता आ गई मेरे बेटे, चिंता आ गई। तो ये चिंता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चिंता अकाउंट। अच्छा, मानो कि मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैंने ना बिल्डिंग खरीद ली, तो जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो मैं जिससे बिल्डिंग खरीदूंगा उसको ये 10 लाख रुपए दे दूंगा। जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? तो मैं कहूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक। ये पैसे जो मेरे पास आए थे ये चले गए टू बैंक अकाउंट 10 लाख। बोलो हां कि ना? ये एंट्री समझ आती है कि नहीं आती? मेरे पास जो पैसे आए थे मैंने भाई साहब ये पैसे दे दिए। किसको दे दिए? जिससे मुझे बिल्डिंग खरीदनी है। मैंने उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए दे दिए। मैंने कहा लो 10 लाख रुपए और ये बिल्डिंग कर दो मेरे नाम। उसको 10 लाख रुपए दिए और बिल्डिंग अपने नाम करवा ली। क्या मेरी सर पे जो चिंता थी वो चिंता अब खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जो चिंता मंडरा रही थी बिल्डिंग खरीदने की, बिल्डिंग खरीदते ही वो चिंता खत्म हो गई कि नहीं हो गई? तो इस चिंता को, ये जो चिंता होती है ये खत्म हो जाती है। ओ माय गॉड, चिंता अकाउंट डेबिट टू। इस चिंता को अब मैं क्या बना लूं? इस चिंता को मैं कह देता हूं ये मेरा फायदा हो गया, ये मेरा फायदा हो गया। तो क्या आपको ये वाली बात समझ आ रही है कि मैंने ये एंट्रियां क्या करी? क्या आपको ये एंट्रियां समझ आ रही हैं? अब आप क्या कहते हो कि इन चिंता की जगह मैं आपको कोई अलग सा फैशनेबल नेम बताऊं जो आपके पेपर में भी लिखो तो नंबर आए? अब ये चिंता लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो क्या ऐसा नेम चाहते हो कि जो पेपर में लिखे और नंबर भी आए? बोलो हाँ कि ना? सर हाँ सर, वो वाला नाम बताओ जो लिख के नंबर आए। आओ, तो मेरे पास पैसे आए थे 10 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में देखो, मुझे बिल्डिंग फंड रिसीव्ड हुआ था 10 लाख रुपए का। तो मैं कहूंगा ये चिंता की जगह मैं लिख दूं मुझे पैसे किस पर्पस के लिए मिले थे, मुझे किस पर्पस के लिए मिले थे? टू बिल्डिंग फंड। ओ माय गॉड, टू बिल्डिंग फंड। मुझे पैसे किस पर्पस के लिए मिले थे? बिल्डिंग फंड। जिस पर्पस के लिए पैसे मिलते हैं, ये पैसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये पैसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये पैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चिंता। कि पैसे तो आए, विथ चिंता आए, विथ चिंता। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली। जब मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली, अब ये चिंता खत्म हो गई। तो अब क्या हो गया?
अब ये चिंता फायदा बन गया, तो ये चिंता की जगह मैं ना बिल्डिंग फंड अकाउंट को कर देता हूं क्रेडिट, डेबिट, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट। पहले चिंता क्रेडिट हुई थी, अब चिंता को डेबिट कर दिया। और इसकी जगह मैं लिख लेता हूं टू जर्नल फंड, टू जर्नल फंड। बोलो बात समझ आती है कि नहीं आती? अच्छा, बच्चा कह रहा है सिर ये जर्नल फंड में आपने क्यों डाला? जर्नल फंड में मेरे बच्चे मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि जर्नल फंड एक तरह से एनजीओ की कैपिटल होती है। इसका एक कई बार नाम होता है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड और जर्नल फंड दोनों एक ही बात होती है। मैंने अपने जो बिल्डिंग के लिए पैसे आए थे उसको फायदा मान लिया। देखो, जब मुझे कोई व्यक्ति दान देता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये मेरा फायदा तो होता है क्योंकि ये 10 लाख रुपए आए हैं, फायदा तो है देखो मेरा। लेकिन ये गेन विथ चिंता है, गेन विथ चिंता होता है। इसलिए इस पैसे को मैं डायरेक्ट इनकम में ना डाल के बिल्डिंग फंड में डालता हूं, क्योंकि ये पैसे तो आते हैं, गेन तो है, लेकिन गेन विथ चिंता है ये पैसे। अच्छा, जब मैं बिल्डिंग खरीद देता हूं तो मेरी चिंता मुक्त हो गई। अब मैं ये गेन को, अब मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं एज अ गेन। तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं इस बिल्डिंग फंड को इनकम में डाल दूं, ये भी तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा सीबीएसई कहता है इस पैसे को आप जर्नल फंड में डालो। जर्नल फंड क्या होता है? कैपिटल में एक लाइबिलिटी साइड एक होता है, लाइबिलिटी साइड जर्नल फंड। इस बिल्डिंग फंड में से निकाल के जर्नल फंड बना दो। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ये ट्रीटमेंट होता है जो कि आपको करना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने कहा था, देखो, कहता है रिकॉर्ड करो इस ट्रांजैक्शन को बैलेंस शीट में। आओ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दें मेरे बच्चे, हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दें। देखो कैसे रिकॉर्ड होती है बैलेंस शीट में। मुझे एक बात बताओ, मुझे बिल्डिंग के लिए फंड रिसीव्ड हुआ, कितना रिसीव्ड हुआ? 10 लाख रुपए। और मेरे पास पहले बैंक आया होगा, ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है। 10 लाख रुपए का बैंक आया होगा। अब इस बैंक से मैंने क्या खरीद ली? मैंने खरीद ली बिल्डिंग, 10 लाख रुपए की। जैसी मैंने बिल्डिंग खरीदी, अब ये बैंक मेरा खत्म हो गया, क्योंकि बैंक में से 10 लाख रुपए चले गए। अब ये बिल्डिंग बन गए। और मैं क्या करूंगा? जैसी बिल्डिंग खरीद ली, ये जो फंड था ये चिंता होता है, ये चिंता है, ये चिंता भी मेरी खत्म हो गई। तो मैं लेस कर दूंगा, या इसको लिख दो, लेस की जगह लिख दो, ये बिल्डिंग फंड का पैसा ट्रांसफर हो गया टू जर्नल फंड। इस पैसे को मैंने जर्नल फंड में ट्रांसफर कर दिया, 10 लाख रुपए। ओ माय गॉड। और ऊपर यहां पे लिख देना जनरल फंड। ये जर्नल फंड क्या होता है? ये एनजीओ का फायदा होता है, एनजीओ का फायदा होता है दोस्त। कैपिटल क्या होता था? मालिकों का फायदा। एनजीओ का फायदा क्या होता है? जर्नल फंड, या इसको कैपिटल फंड भी बोलते हैं, ठीक है। आओ हम लोग एक और क्वेश्चन करें आपके साथ। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखना दोस्त। कहता है बिल्डिंग फंड रिसीव्ड हुआ। जल्दी से दोस्त मुझे एंट्री बताओ, बिल्डिंग फंड रिसीव्ड हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग के लिए फंड मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चिंता अकाउंट, बिल्डिंग के लिए मिले हैं ना, तो चिंता आ रही है मेरे सर के ऊपर, चिंता अकाउंट में क्रेडिट करता हूं। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं नहीं, अब तो बिल्डिंग फंड में डालो, अब समझ आ रही है बात। वेरी वेरी गुड, बिल्डिंग फंड में जाएगा, ये पैसा बिल्डिंग फंड में जाएगा। और मजे की बात बताऊं, ये बिल्डिंग फंड किसने बोला है? ये बोला है सार्थक ने, जो कि पहले अभी मुझे कह रहा था कि ये पैसा तो इनकम में जाना चाहिए। अब वही सार्थक कह रहा है ये पैसा बिल्डिंग फंड में जाएगा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्डिंग फंड में जाएगा।
क्या मैं कहूं ये जो 50 लाख रुपए आए हैं ये मेरा गेन तो है, प्लस क्या है, चिंता भी है। ओहो, ये बिल्डिंग फंड एक ना एक दिन जर्नल फंड तो बन जाएगा, लेकिन अभी चिंता है। अभी ये क्या है, चिंता है। जब चिंता दूर हो जाएगी तो ये जर्नल फंड में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, ध्यान से बताना। मेरे को कोई व्यक्ति चढ़ावा देके गया है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का ना कोई व्यक्ति चढ़ावा देके गया है, 50 लाख रुपए का, कहता है बिल्डिंग खरीद देना इसकी। क्या बिल्डिंग खरीदना एक दिन का काम है क्या? जल्दी से बताओ, क्या एक दिन में बिल्डिंग खरीदी जाती है? तो नहीं दोस्त, आपको मैं बताऊं, बिल्डिंग खरीदने के लिए पहले मुझे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ेगा। वो 10-15 दिन लेगा, एक अच्छी प्रॉपर्टी मुझे दिखाएगा, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं मुझे पसंद आती है कि नहीं आती। चलो मुझे पसंद आ गई 1 महीने में, उसके बाद उसके संग मेरी सौदेबाजी अच्छी बैठती है कि नहीं बैठती? क्या प्राइस कोट करे और मैं क्या डिमांड करूं, मैं क्या बोलूं, टाइम लगता है। और चलो मेरी उससे सौदेदारी भी अच्छी बैठ गई, उसके बाद भी पहले बयाना होगा, फिर 3 महीने बाद एक और इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो 3-4 महीने का इसमें भी टाइम लग जाता है। तो आपको नहीं लगता क्या बिल्डिंग खरीदने में और बेचने में थोड़ा ये टाइम वाला खर्चा होता है, बड़ा टाइम लगता है इन ट्रांजैक्शन में? तब तक इस 10 लाख का क्या करें? इसको बैंक में ही पड़े रहने दें, इसको बैंक में ही पड़े रहने दें। ये जो 50 लाख मिले हैं मुझे बिल्डिंग फंड के लिए, क्या इसको बैंक में ही पड़े रहने दूं? तो आंसर है नहीं। एक समझदार व्यक्ति पता है क्या करेगा? बैंक में मुझे बात बताओ कितने % इंटरेस्ट मिलता है? 3%। सेविंग अकाउंट में कितने %? और मजे की बात बताओ, एनजीओ का तो करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। क्या आपको वाली बात पता है? करेंट अकाउंट में मेरे बच्चे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, वेस्ट हो रहा है वो पैसा बैंक में पड़ा हुआ खाली खरकम। तो क्या आपको लगता नहीं उस पैसे को मुझे कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए? उस पैसे को मुझे कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्या आपको ये फील आ रही है? जो मुझे बिल्डिंग फंड के लिए पैसा मिला उसे मुझे कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो आंसर है यस। एक समझदार व्यक्ति यही करता है। जो एनजीओ समझदार व्यक्ति चला रहा होता है, अगर कोई उसके पास डोनेशन आती है तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देता है। अच्छा, जब वो इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है मेरे बच्चे? इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री होगी बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड सर, ये क्या है? ये क्या है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट? मैंने कहा जो इन्वेस्टमेंट मैंने बिल्डिंग फंड के पैसों से खरीदी है उस इन्वेस्टमेंट को नाम दूंगा ये बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये मेरे पर्सनल पैसों से थोड़ी ना खरीदी है, ये उस बिल्डिंग फंड के पैसों से खरीदी है, इसलिए इसका नाम दूंगा बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। आओ क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 15 लाख रुपए की। इसे इन्वेस्टमेंट बोलना है कि बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलना है? तो इसे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलना है, क्योंकि ये मैंने किस पैसों से खरीदी है? उस बिल्डिंग फंड के पैसों से खरीदी है। अच्छा, 15 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद ली। मुझे बात बताओ, मैंने 15 लाख रुपए खर्चा कर दिया, क्या मेरी चिंता दूर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ, क्या मेरी चिंता दूर हुई कि नहीं हुई? क्या मैं बिल्डिंग फंड को जर्नल फंड में डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता? जल्दी से बताना दोस्त, देखते हैं कौन बताता है। तो आयुषी कह रही है सर अभी हमने बिल्डिंग नहीं खरीदी तो जर्नल फंड में क्यों जाएगा? इसके बाद अभिषेक भी यही कह रहा है कि हम चिंता तो तब होगी ना, तब दूर होगी जब मैं बिल्डिंग खरीद दूंगा। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा कि बिल्डिंग जब खरीद दूंगा तब चिंता दूर होगी। अभी बिल्डिंग थोड़ी ना खरीदी है, अभी तो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो चिंता तो बरकरार है। सही कह रहा है बच्चा, वेरी वेरी गुड। तो अभी चिंता खत्म नहीं हुई, चिंता मेरी खत्म नहीं हुई। अच्छा, इसी दौरान क्या होता है ना, अभी चिंता खत्म ही नहीं हुई थी, इसी दौरान क्या हुआ, मुझे
इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। ओ माय गॉड, जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। कितने का? 1,00,000 रुपए का। मुझे बात बताओ, इस 1,00,000 में बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, चलो 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट आया तो बैंक तो डेबिट हो गया, लेकिन क्या ये मेरी इनकम हुई? क्या ये मेरी इनकम हुई? तो आंसर है अ बिग नो। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट से पैसे मिले हैं, इंटरेस्ट से पैसे मिले, ये मेरी इनकम नहीं है। फिर क्या है सर? ये मेरी चिंता बढ़ा रही है। ये हमारी चिंता बढ़ा रही है। सर क्या मजे की बात कर रहे हो सर? क्या मजाक है सर? ये चिंता बढ़ा रही है। हाँ, ये हमारी चिंता बढ़ा रही है। सर ये क्या बात है? मेरी बात सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल एकदम बिजनेसमैन की तरह सोचना, बात पूरी समझ आ जाएगी। मुझे किसी व्यक्ति ने पैसे दे रखे हैं, 50 लाख रुपए, 50 लाख ही दे रखे थे, और उसने मुझे बोल रखा है इस पैसे से आपको बिल्डिंग खरीदनी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने उस व्यक्ति को बोला, मैंने कहा भाई साहब जब तक आपकी बिल्डिंग नहीं मिलती ना, मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। उसने कहा ठीक है, आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। अब उस इन्वेस्टमेंट से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अगर ये इंटरेस्ट मैं अपनी इनकम में जोड़ देता हूं, मैं अपनी इनकम में जोड़ दूंगा, तो पता है आपको, ये बंदा कभी बिल्डिंग खरीदेगा ही नहीं। ये बंदा कभी बिल्डिंग नहीं खरीदेगा। पूछो क्यों? इसको तो फ्री में इंटरेस्ट मिले जा रहा है। पता है जब वो दूसरा वाला बंदा आएगा, कहेगा बिल्डिंग खरीद ली, वो कहेगा भाई साहब मैंने बड़ा ढूंढा, मिली ही नहीं बिल्डिंग, बड़े चक्कर काटे भाई साहब, मेरी चप्पल घिस गई। वो ऐड नहीं आती, रोलेक्सो की एक ऐड आती है, वो कहता है मैंने बड़े दफ्तर काटे गवर्नमेंट के, मेरी चप्पल घिस गई। तो ऐसे ये कहेगा मैं आपकी बिल्डिंग ढूंढने बड़ी बड़ी जगह गया सर, बिल्डिंग ही नहीं मिली। और इंटरेस्ट के पैसे इनकम में आ ही रहे हैं, इंटरेस्ट से कमाई हो ही जा रही है। और वो बेचारा जब आएगा, नहीं भाई साहब अभी बिल्डिंग नहीं मिली, मैं बड़ा खुद परेशान हूं, मैं आपके लिए बड़ा परेशान हूं, मैं आपकी बिल्डिंग ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन बिल्डिंग नहीं मिल रही। आप देख रहे हो किस हिसाब से उसको पागल बना रहा है। और वो बंदा सोच रहा होगा अरे भाई भला आदमी है, मेरे लिए चक्कर काट रहा है। उसको नहीं पता इंटरेस्ट कमा रहा है, चक्कर नहीं काट रहा, इंटरेस्ट कमा रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारी सरकार ने कहा अगर कोई बंदा आपको पैसे देता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आप उस फंड में डालेंगे। क्योंकि अगर आपने इनकम मान ली तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कभी तोड़ोगे ही नहीं। अब ये इंटरेस्ट ना फंड में जा रहा है, फंड में जा रहा है मतलब चिंता बढ़ रही है। मेरी चिंता बढ़ी जा रही है तो मैं जल्दी से जल्दी काम करूंगा, क्योंकि मेरे पर और चिंता आ गई है। मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट करना है अब कहीं ना कहीं, तो ये मेरी चिंता बढ़ा रहा है। तो जब चिंता बढ़ रही है तो काम तेजी से होगा। ये आपके साथ भी होता है कि पेपर जब सामने दिख रहे हैं, अब लगता है कि भाई साहब अब तो पढ़ना चाहिए, अब तो टाइम नहीं बचा, देखो दोस्त अब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब पता है अभी तो 6 महीने, अरे यार 6 महीने पढ़े, अभी कौन पढ़ेगा? तो बात समझ रहे हो? तो जब चिंता आती है तो बंदा काम भी तेजी से करता है। इसलिए अगर मैंने किसी फंड की इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट कमाया है तो ये उसी फंड में चला जाता है। तो क्या अब आपको ये वाली बात समझ आ रही है? अब आपको ये वाली बात समझ आ रही है कि मैंने इंटरेस्ट को बिल्डिंग फंड में क्यों डाला? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओ माय गॉड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा आगे देखो, वो कहता है बिल्डिंग खरीद ली, 16 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली। ओ माय गॉड, 16 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली। मेरे बच्चे 16 लाख रुपए की। ठीक है, अब आप मुझे बात बताओ, जब 16 लाख की बिल्डिंग खरीदी है तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 16 लाख टू बैंक अकाउंट 16 लाख, टू बैंक अकाउंट 16 लाख। अब आप मुझे बात बताओ, क्या मेरी चिंता कम हुई? क्या मेरी चिंता कम हुई? तो देखो
मेरी चिंता कितने की थी? ये 50 लाख की मेरी चिंता थी। जो उसने पैसे दिए थे ना 50 लाख रुपए, ये मेरी चिंता थी। 1 लाख रुपए की और चिंता बढ़ गई थी। तो टोटल कुल मिला के कितने की चिंता थी? कुल मिला के चिंता थी 51 लाख रुपए की। 51 लाख की मुझे बिल्डिंग खरीदनी थी, लेकिन मैंने कितने की खरीदी? मैंने 16 लाख की खरीदी। तो कितने की चिंता दूर हो गई? कितने की चिंता दूर हो गई? 16 लाख की दूर हो गई। तो 16 लाख को मैं क्या करूंगा? बिल्डिंग फंड से निकाल के मैं इसको कहां डाल दूंगा? अकाउंट डेबिट टू जर्नल फंड। ओ माय गॉड! 16 लाख से निकाल के इसको मैं कहां डाल दूंगा? जर्नल फंड में। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? 16 लाख की चिंता दूर हो गई। बाकी चिंता तो अभी भी है, क्योंकि वो पैसा मैंने बिल्डिंग में नहीं लगाया। अभी मुझे और बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी उस पैसे को लगाने के लिए, ठीक है? तो ये जर्नल एंट्रीज होती है। अच्छा, क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि आपको इसकी बैलेंस शीट बनानी है, तो मैं भी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं आपको। देखो दोस्त, बैलेंस शीट कैसे बनेगी? आओ मेरे साथ साथ बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ध्यान से एकदम। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपके पेपर में ना जर्नल एंट्री की जगह बैलेंस शीट ही आएगी, क्योंकि जर्नल एंट्री आपको नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन अगर मैं आपको जर्नल एंट्री ना कराता तो आपको बात समझ नहीं आती मेरे दोस्त। अब देखो, मैं इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले लिखो बिल्डिंग फंड आपको कितने का मिला। आपको बिल्डिंग फंड मिला मेरे बच्चे 50 लाख रुपए का, ठीक है? 50 लाख रुपए का बिल्डिंग फंड मिला। इसके बाद मुझे आप एक बात बताओ, आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो आप इसमें ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से चिंता बढ़ती है, ये चिंता आपने बढ़ा दी 1 लाख रुपए की, और लेस कर दोगे क्या? आपने कुछ पैसा, क्योंकि चिंता खत्म हो गई थी, ट्रांसफर टू जर्नल फंड। कुछ पैसा आप जर्नल फंड में ट्रांसफर कर दोगे। कितना? 16 लाख रुपए। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रहा है? 50 लाख माइनस 17 लाख, दैट इज 33 लाख। 33 लाख। अब हम आपके साथ एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्त। आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, मतलब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, ठीक है? मैच फंड 80,000 का मिला। जल्दी से मुझे बात बताओ, ये मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट। जल्दी से दोस्त, अब आप मुझे बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जल्दी से बताना है दोस्त। मैच फंड मिला, ये तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। मैच फंड कितने का मिला? कितने का मिला? 80,000 रुपए का मिला। ओ माय गॉड, 80,000 का मैच फंड। वो कहता है आपने मैच फंड इन्वेस्टमेंट कर रखी है 72,000 की। क्या बताओ कि उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं? हां भाई हां, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है? 72,000 की है। इसके बाद मैच फंड के बैंक बैलेंस में कितने पैसे पड़े हैं? 3500। मैच फंड बैंक में कितने पैसे हैं? 3500। ओके, तो क्या मैं कुछ अलग चीजें कर रहा हूं कि बस टेपा टेपी कर रहा हूं? मैं बस टेपा टेपी कर रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट मिला। कहां से मिला? इन्वेस्टमेंट से मिला। जब इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलता है, क्या ये मेरी इनकम है कि चिंता को बढ़ाता है? जल्दी से बताओ। ये मेरी चिंता को बढ़ाता है, तो ये कहां चला जाएगा? ये हो जाएगा यहां पे जाके ऐड। ओ माय गॉड, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट ऐड हो गया। कितने रुपए? 2800।
2800 ये ऐड हो गया दोस्त, 2800 ये ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 80,000, 82,800, 82,800। बस आपको ना ये ट्रीटमेंट आना चाहिए। ये एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी क्वेश्चन में ये आपसे जरूर पूछता है वो। इसके बाद वो कहता है आपने उस मैच फंड से कुछ खर्चे करे। कितने खर्चे करे? 5500 के खर्चे करे। खर्चे करने से आपकी चिंता दूर हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप क्या करोगे? आप ये पैसा लेस कर दोगे। ओ माय गॉड, लेस मैच फंड एक्सपेंसेस। मैच फंड एक्सपेंसेस कितने? 5500 करे हैं आपने, तो 5500 दोस्त लेस हो जाएंगे। और ये पैसे पता है कहां चले जाएंगे? जनरल फंड। जनरल फंड में 5500। ओके, ठीक है। 82,800 माइनस 5500, 82,250 करेक्ट है। 82,250। अच्छा, इसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बैलेंस शीट बनानी है। आप ना एक काम करो, पहले एक बार दोस्त खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना, फिर मेरा आंसर देखना। देखो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं। क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि आपको शो इंफॉर्मेशन क्लब की दे रखी है, आपको मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड को फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में शो करके दिखाना है। मैंने कहा ओके, बैलेंस शीट में मुझे शो करके इसको दिखाना है। चलो जी चले, बैलेंस शीट मैंने बना डाली। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरा मैच फंड कितने का है। मैच फंड में बैलेंस है 24,000 का। मैंने कहा ओके, सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि मैच फंड में कितना बैलेंस है, 28,000। ओ 24,000, 24,000 सबसे पहले मैंने लिख दिया कि मैच फंड में कितना बैलेंस था। ओके, इसके बाद वो कहता है आपको और डोनेशन मिली मैच फंड की 40,000। मैंने कहा ओके, ऐड कर दूंगा इसमें, डोनेशन मिली और डोनेशन मिली। जब डोनेशन मिलेगी तो चिंता तो बढ़ेगी दोस्त, आपको कोई और बंदे पैसे दे रहा है उसी फंड में, तो आपकी चिंता को वो और बढ़ा रहा है। डोनेशन से चिंता बढ़ती है। डोनेशन फॉर मैच फंड, हाउ मच? 40,000। इसके बाद आपने मेरे बच्चे क्वेश्चन में लिखा है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ मैच टिकट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15,000। आप मुझे बात बताओ, आप अगर मैच फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते और उससे इंटरेस्ट आता तो वो मैच फंड में जुड़ जाता। आज वो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने मैच टिकट को बेच के पैसे कमाए, तो जो आपने मैच टिकट को बेच के पैसे कमाए हैं ये भी मैच फंड में जुड़ जाएगा, ये भी मैच फंड में जुड़ जाएगा। यही होता है मेरे दोस्त फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है अगर आपको किसी भी चीज के लिए एक फंड मिला, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब समझ लो क्रक्स, किसी भी चीज के लिए आपको फंड मिला, आप उस फंड का अगर कहीं इस्तेमाल करते हैं तो माइनस हो जाएगा। उस फंड को कहीं भी इस्तेमाल करके कोई भी रेवेन्यू आता है उस फंड में जुड़ जाएगा। ये होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो अगर मेरे को मैच टिकट से पैसे मिले हैं तो ये भी कहां जुड़ जाएगा? फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ये प्लस हो जाएगा, तो ये 15,000 रुपए भी जुड़ जाएंगे। इसको मैं अलग पेन से ऐड करता हूं। देखो, ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट, प्रोसीड्स फ्रॉम मैच टिकट, मैच टिकट। ओ माय गॉड, कितने रुपए? ये आए हैं 15,000, ये ऐड हो गए।
इसके बाद सबसे ऊपर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कुछ खर्चे करे। अब दोस्त खर्चे मैंने कितने करे हैं? 1,02,000। ध्यान से देखो, 1,02,000 के खर्चे करे हैं। मेरे को मेरे मैच फंड का बैलेंस बताओ। 24,000, ये 24,000 है, ये स्टार्टिंग में था, ठीक है। 24,000 स्टार्टिंग में था, प्लस इसमें 40,000 रुपए और आ गए, 40,000 रुपए, तो मैंने 40,000 को और जोड़ दिया, ये हो गया 64,000, प्लस 15,000 रुपए और आ गए, ये हो गया 79,000। मेरे पास चंदा कितने का पड़ा है? 79,000 का। और क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा आपने खर्चा किया 1,02,000 रुपए का। मतलब मैंने खर्चा किया 1,02,000 का, लेकिन मेरे पास तो चंदा कितने का था? 79,000। तो जो मैंने खर्चा किया 79,000 तो मेरे चंदे से माइनस हो जाएगा। बाकी का जो मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया, एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया? 1,02,000 मैंने खर्चा किया, जबकि चंदे में था 79,000। एक्स्ट्रा खर्चा किया 23,000। ये एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा 23,000, ये मेरा खर्चा है दोस्त, ये मेरा खर्चा है। ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपके एक्सपेंस वाली साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंस वाली साइड जाएगा, ये 23,000। बाकी यहां से कितना लेस हो जाएगा? यहां से लेस हो जाएगा 79,000 और इसका बैलेंस हो जाएगा 0। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये 23,000 आपको एक्सपेंस वाली साइड दिखाना है। अच्छा, और भी देखो, और भी क्या कोई क्वेश्चन है हमारे पास? चलो, और हमारे पास अभी के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्त, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं ना आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी और अच्छे से हो पाए मेरे दोस्त। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम आपके लिए ऑलवेज, आपको पता है हम रेडी रहते हैं, और आपके जो भी मैसेजेस हो सकते हैं आप हमें हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे, जो आप रेगुलरली भेजते ही रहते हैं, आप यहां पे बेझिझक होके भेजिए। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपकी सारी की सारी क्वेरी को रिजॉल्व करूं। कभी कभार क्योंकि इतने सारे बच्चों का मैसेज आ जाता है, बाकी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं हर एक बच्चे की क्वेरी को रिजॉल्व करूं। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहता हूं, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, पसीने में हाल बेहाल हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।